दिल्ली हाई कोर्ट हाँ। कि साफ साफ उन्होंने कहा था कि तहरीक करना आतंक नहीं है। तो इस बात से ये साफ हो जाता है कि ये हुकूमत CA NRC मूवमेंट के वक्त जो लोग उसमें शामिल थे उन लोगों को फंसाने के लिए दिल्ली के दंगों में उनका नाम जोड़कर उनके ऊपर UAPA, आज तक वो लॉ का कोई नोटिफिकेशन नहीं बनाया कि किस तरीके से कानून इम्प्लीमेंट होगा। दूसरे तरफ चोर दरवाजे से इस तरीके से वो क्यों ला रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात साबित किया है कि आपने जिसको अंदर किया और जो कानून उसके ऊपर लगाया है UAPA, ये इसके खिलाफ है। देश तो अभी गुमराही में चला गया। जब हिंदुस्तान में कोरोना बढ़ता है तो इलेक्शन होता है, अमित शाह रैली पे रैली करते हैं, हज़ारों हज़ार की तादाद में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब अकेला में नोटिफिकेशन सुनाते हैं तो 5 आदमी के बीच में नोटिफिकेशन सुनाते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल समेत दिल्ली में भी जो है एक तरह से समझिए कि सियासी हलचल, सामाजिक हलचल और कानूनी तौर पर जो है पूरा हलचल का माहौल है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मतलब उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों से जुड़े हुए मामले में 3 लोगों को जिनको मुलजिम बनाया गया है, उन 3 लोगों को, जिसमें आसिफ इकबाल तन्हा, दिवंगना कलिता, नताशा नरवाल, ये सभी विद्यार्थी है, जामिया के विद्यार्थी है, स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, इन तीनों को रिहा कर दिया गया। तिहाड़ जेल से इनकी रात में रिहाई हुई। उसके बाद आसिफ इकबाल तन्हा ने भी कहा कि लड़ाई जारी रहेगी, वो सिर्फ अल्लाह से डरते। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस का जो रोल सुनिएगा तो आपको हैरत में पड़ जाइएगा कि दिल्ली पुलिस ने इनके बेल के ऊपर जो है बहुत सारे जो फिर से PIL और उसके फिर बिल को इसके बेल को चैलेंज किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक कोई फैसला सुना नहीं दिया जाता तब तक बेल पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि वो अक्यूज्ड है, मुलजिम है, अपराधी है, मुजरिम है, वो तो कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट सजा देगी। दिल्ली पुलिस क्यों इसमें पूरे मामले में ऐसा बनकर सामने आ रही जैसे उनके घर से कुछ जा रहा हो। तो कुछ स्टूडेंट एक्टिविस्ट है और स्टूडेंट लोग हैं, उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्यों इस तरह के माहौल है। लॉकडाउन का भी माहौल है, मगर दिल्ली पुलिस अलग ही मतलब के जो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, मुसलमान हैं, उनके खिलाफ उनकी एक अलग साजिश चलती रहती है, जिसको लेकर अलग अलग विवाद आते रहते हैं, मगर दिल्ली पुलिस को कोई फ़र्क शायद नहीं पड़ता है। तो अभी कल दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को रिलीज़ कर दिया। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है उनके बेल को चैलेंज करने के लिए, माफ़ कीजिएगा। तो ये दिल्ली पुलिस क्या चाह रही है कि किस तरह से ये पूरे देश को चलाएगी? क्या दिल्ली पुलिस ही चलाएगी देश को? दरअसल आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला देती है बेल का, उस वक्त उन्होंने साफ साफ कहा था, दिल्ली हाई कोर्ट कि साफ साफ उन्होंने कहा था कि तहरीक करना आतंक नहीं है। तो इस बात से ये साफ़ हो जाता है कि ये हुकूमत CA NRC मूवमेंट के वक्त जो लोग उसमें शामिल थे उन लोगों को फंसाने के लिए दिल्ली के दंगों में उनका नाम जोड़कर उनके ऊपर UAPA, जो कहीं से भी ये कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता है कि उनके ऊपर ये केस किया जाए, लेकिन ज़बरदस्ती ताकि पूरे हिंदुस्तान में एक डर का माहौल बनाया जाए कि लोग ये हुकूमत की इस काले कानून के ख़िलाफ़ तहरीक ना करें। इसलिए आप देख रहे होंगे डॉक्टर कफील खान से लेकर नताशा नरवाल हैं, देवांगना हैं, उसके बाद अभी आसिफ हैं, और भी कई हैं, उमर खालिद हैं, और भी कई लोगों को अरेस्ट, 100 से ज़्यादा लोग आज इस UAPA के तहत, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के काला कानून के ख़िलाफ़ जो लोग आवाज़ उठा रहे थे उन्हें गलत तरीके से जेल में रखा गया है। ये बात साफ़ है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं और वो लोग हैं जो मुसलमानों को समर्थन कर रहे थे? तो क्या ये साजिश चल रही है दिल्ली पुलिस की कि जो भी मुसलमान है या मुसलमानों के पक्ष में जो लोग जो गैर मुस्लिम है वो बात करेंगे तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा? ऐसी बात नहीं है। ना तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, दरअसल ये ख़िलाफ़ उनके हैं जो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। ये ख़िलाफ़ उनके हैं जो लोग आम आवाम के साथ हैं। आज इस काले कानून के ख़िलाफ़ आप 28 तारीख पिछले महीना हुकूमत एक नया नोटिफिकेशन लाती है। उस नोटिफिकेशन में है कि 5 स्टेट के 13 डिस्ट्रिक्ट में नए तरीके से CA को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। CA नहीं कह रहे हैं, लेकिन चोर दरवाजे से सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 16 है, जिसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस नागरिकता को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन ला सकती है। उसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग मुसलमान नहीं हैं और सताए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ तहरीक होती है, आज तक वो लॉ का कोई नोटिफिकेशन नहीं बनाया कि किस तरीके से कानून इम्प्लीमेंट होगा। दूसरे तरफ चोर दरवाजे से इस तरीके से वो क्यों ला रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ भी आज पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चल रहा है।
आप जब तीनों जब रिहा हुए थे तो आप देखे होंगे कि वो लोग किस तरीके से हंसी हंसी बाहर निकले हैं। उसके साथ साथ उमर खालिद को आप देखे होंगे किस तरीके से उनका जब हेयरिंग होता है, हेयरिंग के लिए ले जाया जाता है, तो ये सब हमारे हौसलों को और बुलंद करता है। ये लड़ाई और भी जारी रहेगी। अगर हुकूमत सोचती है कि वो अपने फैसिस्ट सोच के ज़रिया हम लोगों को डरा देगी और UAPA या हमें जेल में भरकर हमें डरा कर इस काले कानून को इम्प्लीमेंट करेगी, तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान का हर एक तालिब इल्म, हर एक नौजवान, हर एक लोग इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते आए हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो जेल भी भरेंगे। आपके पास जितने जेल हैं हम उसे ज़रूर देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये पूरे मामले में सभी पार्टी के लोग कह रहे थे कि हम समर्थन कर रहे हैं, मगर बिरिंदा के रात की तरफ से ये उनके बेल के लेकर जो है याचिका डाली गई थी। अब सवाल ये सबसे ज़रूरी हो चुका है कि पूरे लॉकडाउन में अमित शाह पूरा गायब थे, मगर CA/NRC को लेकर एक नोटिफिकेशन लेकर गवर्नमेंट जो है आती है, अमित शाह उसमें रोल मॉडल के तौर पर अपने आप को कुछ लोगों के सामने पेश करते हो। तो सवाल ये है कि अमित शाह लॉकडाउन में क्यों गायब रहते हैं, और जब CA/NRC की बात होती है, नई नोटिफिकेशन आती है, तो सरकार के समझिए कि स्पोक पर्सन बनकर सामने आते हैं। दरअसल अमित शाह इलेक्शन में नज़र आते हैं, मगरबी बंगाल इलेक्शन में वो दिख रहे थे, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर वो न जाने कि कहाँ गायब हुए। जब पूरा हिंदुस्तान कोरोना के लिए मर रहा था, लोगों को नदियों में लाशें बहाई जा रही थी, किनारे पर दफन किया जा रहा था, लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, जगह नहीं थे, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त अमित शाह नहीं दिखते हैं। लेकिन अमित शाह दिखते कब हैं? जब आवाम को किस तरीके से, जब आज किसान सरहद पर बैठे हुए हैं, उनकी बात के लिए अमित शाह नहीं दिखते हैं। NRC को गलत तरीके से चोर दरवाजे से ला रहे हैं, ताकि आइंदा ठीक जिस तरीके से कश्मीर में वो लोग 370 हटाए हैं, ठीक उसी तरीके से वो लोग एक एग्ज़ाम्पल सेटअप करेंगे कि सब कुछ तो ठीक है, वहाँ पे DM उनका है, सरकारें उनकी हैं। इस तरीके से वो एक सेटअप करेंगे कि देखो यहाँ तो हम CA ठीक ठाक इम्प्लीमेंट किए सेक्शन 16 के ज़रिए, उसी तरीके की बात थी। तो ये पूरे हिंदुस्तान में भी हो सकता है। उनके पास अभी कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बचा है। आज सरकार बैकफुट पे है, इस बात से ही वो नया एक मुद्दा लाना चाह रहे हैं। ये मुद्दा को क्रिएट करने की बात है। आवाम का इसमें कोई भला नहीं है, ना तो इसमें हिंदू का भला होना है, ना मुसलमान का भला होना है, ना बुद्ध का भला होना है, ना जैन का भला होना है, ना सिख का भला होना है, ना ईसाई का भला होना है। अगर ऐसा ही होता, अगर आपको सच में किसी प्रताड़ित की चिंता होती तो श्रीलंका में जो हिंदू हैं उनके भी चिंता होती। अगर आपको सच में किसी प्रताड़ित की चिंता होती तो म्यांमार में जिस तरीके से रोहिंग्या को काटा जा रहा था उस वक्त भी आपको चिंता होती। लेकिन आपका ये एक सौतेला व्यवहार है जो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस तरह से नेपाल को लेकर सवाल उठा रहा है, तो नेपाल के लोग जो है जो हिंदू हैं उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। और दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि ये धर्म के नाम पर आधार, जब कोरोना काल में पूरा देश हिंदू मुसलमान होकर लड़ रहा था, धर्म के आधार पर फिर बांटा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद 2022 में जो अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उस पर जो है बात होगी, क्या वहाँ के लोग जवाब देंगे इस बार? दरअसल फैसिस्ट गवर्नमेंट जो हो, फस्ताई हुकूमत और फस्ताई सोच, उसके साथ साथ सांप्रदायिक सोच, ये बात आम है कि RSS BJP का जो सांप्रदायिक सोच है ये खुले आम है। उनके अलावा इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है जिससे वो वोट ले सकें। इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को धर्म में बांट दिया जाए। इसीलिए वो देखते होंगे कि वो लोग कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। उनकी बातें भी कुछ उसी तरीके से है। RSS की किताबों में है कि आज़ादी जो है ये असल आज़ादी नहीं है। असल आज़ादी क्या है? असल आज़ादी वो होगी जो हिंदुओं के लिए असल आज़ादी होगी। इसीलिए वो लोग फ्रीडम फाइट में भी हिस्सा नहीं लिए। ये बात आप जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं, इसमें तफसील से एक बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये देश कहाँ जा रहा है? देश का इकोनॉमी ख़राब है, मगर अभी भी कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि हिंदू खतरे में। तो ये इकोनॉमी खतरे में हुई कि हिंदू खतरे में? दरअसल जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मैं उन हिंदुओं से सवाल करना चाहता हूं कि आज आप तेल जब ख़रीदते होंगे तो आप 220 रुपये ख़रीदते होंगे,
अगर ये हुकूमत हिंदुओं की होती तो आज उनके घर में, मुसलमानों के घर में आप 200 रुपये दीजिए, लेकिन हिंदुओं के घर में तो आपको 100 रुपये तेल देना की ज़रूरत थी। अगर ये हुकूमत हिंदुओं की होती तो आज जो लोग नौकरियां छूटी हैं, इनमें लाखों लाख हिंदू हैं, आप मुसलमान को नौकरी मत दीजिए, लेकिन आपको हिंदुओं की नौकरी देनी चाहिए थी। अगर ये हुकूमत हिंदुओं की होती तो आज शिक्षा में आप हालात देख लीजिए, लोगों को एडुकेशन किस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, साइंटिफिक एडुकेशन। अगर ये हुकूमत हिंदुओं की होती तो आज अब हिंदुओं के बच्चों को तालीम देते हैं। अगर ये हुकूमत हिंदुओं की होती तो आज करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं जो हिंदू हैं, उन्हें नौकरी ये सरकार देती। लेकिन सरकार जब नौकरी की बात आती है तो वो बोलते हैं पकौड़ा बेचो, जब बात नौकरी की बात आती है वो बोलते हैं कि जो रास्ते में झाड़मुड़ी बेच रहा है ये भी तो एक रोज़गार है, ऑटो जो चला रहा है ये भी एक रोज़गार है। फिर सरकारी नौकरी की बात क्यों होती थी? जब 2014 में उनकी हुकूमत थी उस वक्त वो नौकरी देने की बात क्यों करते थे? आज पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा है। मैं कहता हूँ तुम मुसलमानों को 100 रुपये से ज़्यादा दो, लेकिन हिंदुओं को तो तुम 50 रुपये में पेट्रोल दो, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत हिंदुओं की है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लोग वोट देते हैं बीजेपी को, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जब आप पेट्रोल ख़रीदने जाते हैं तो आप कहिए मैंने तो बीजेपी को वोट दिया था, मैं क्यों 100 रुपये से ज़्यादा दूँ? लेकिन आपको भी उतना ही देना होगा। जब एक्सप्लॉइटेशन होता है, इस्तेसाल होता है, जुल्म होता है, यही कहते हैं, वो ना हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेब देखता है। ये हुकूमत कॉरपोरेट की है। ये 3 काले कानून जो हुकूमत लाई थी किसान बिल के ख़िलाफ़, ये बात साफ़ कर देती है। जो एक पर्दा था आज तक आज़ादी के बाद से छुपा हुआ कि हुकूमतें कॉरपोरेट चलाती हैं, वो पर्दा भी हट गया है। अंबानी और अडानी किस तरीके से बचाने के लिए हुकूमत इन काले कानूनों को हज़ारों हज़ार किसान की बलि भी चढ़ा देना चाहती है, ये बात आप देख रहे हैं। तो मतलब कि लग रहा है कि अंबानी और अडानी क्लियर तौर पर आ गए कि वही लोग देश के असल प्रधानमंत्री हैं। बेशक ये असल में हम लोगों को पॉलिटिक्स का चर्चा नहीं है। अगर हम लोग सियासत का चर्चा किए होते तो ये बातें हम लोगों को पहले ही मालूम होती। हम लोगों के आंखों पर एक नकाब डाल दिया जाता है, एक चश्मा, कि इस इलेक्शन के बाद तुम ये रंग देखो, तुम्हें हरा देखना है, तुम्हें नीला देखना है, तुम्हें गेरुआ देखना है। लेकिन होता क्या है, उसके पीछे जो एक है, पीछे वही अंबानी और अडानी है, वही पुतला चलाता है, वही अपोजिशन भी तय करता है, वही जो रूल करेगा वो भी तय करता है। यही है सियासत। वो चाहता है कि मेरी बात ये भी रखे वो भी रखे, इसीलिए संसद में जो अंदर में सब लड़ते हैं लेकिन बाहर एक ही प्लेट में खाते हैं। ये बात हकीकत है। जो लोग हैं पार्लियामेंट में आते जाते हैं वो ये बात जानते हैं। चलिए धन्यवाद। तो एक और साथी हमारे साथ, तो मतलब दिल्ली को हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। अब दिल्ली पुलिस को क्या हर्ज है कि वो बेल के ख़िलाफ़ जो है जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। अभी तक फ़ैसला नहीं आया। जब तक फ़ैसला नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप दोबारा अभी आप जो है अपील बेल को चैलेंज नहीं कर सकते। मगर फिर भी क्यों आ रहा है ये चीज़? क्या दिल्ली पुलिस किस तरह से स्टूडेंट के साथ जुल्म कर रही है? क्या बदला ले रही है दिल्ली पुलिस? असल में दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार की पुलिस नहीं है, ये अमित शाह और मोदी की पुलिस है। तो वो वही कर रही है जो अमित शाह और मोदी कहा जा रहा है। और ये CA NRC जो कानून है इसके ख़िलाफ़ सब लड़ रहे हैं। चाहे जिनको बेल हुई है और जो लोग जेल में हैं, ये सब उनके ख़िलाफ़ हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके पे ये बात साबित होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात साबित किया है कि आपने जिसको अंदर किया और जो कानून उसके ऊपर लगाया है UAPA, ये इसके ख़िलाफ़ है। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को अपने अंदर में वो आपको बोल दिए कि शक की बुनियाद होती है, या फिर उसके लिए पशिमानी है उसके लिए कि हमारे लिए यहाँ पे शर्मिंदगी का है। तो कहीं ना कहीं वो तो उस चीज़ को करेगी ना। चोर के दाढ़ी में तिनका वाला हाल है। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि तुम झूठ बोलते हो। जिन लोगों को तुमने अंदर किया है वो सच पे है और हम उसको हाई कोर्ट से जमानत देते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस को तो परेशानी आएगी, क्योंकि अब तो वहाँ पे शर्मिंदगी आ रही है। और ये शर्मिंदगी उनकी नहीं है, ये शर्मिंदगी अमित शाह और मोदी की है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब अभी आसिफ इकबाल को तन्हा को रिलीज़ किया गया, फिर उसके बाद बीच में जो हेयरिंग के दौरान उमर खालिद की तस्वीरें आई, तो वो लोग बहुत खुशी थे और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। मगर उसी बीच जो थोड़े दिन पहले केस हुआ था जिसमें अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, तो 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर ही पूरा भूत उनका उतरा हुआ लग रहा था, रोते हुए नज़र आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो दर्शा रहा है देश को ना कि कोई एक स्टूडेंट या एक्टिविस्ट जो है सच्चाई के लिए लड़ रहा है और कोई एक जो है किसी ख़ास तबके, पार्टी या किसी ख़ास फिक्र और सोच के लिए लड़ रहा है। सबसे पहली बात है कि जब उमर खालिद को जब गिरफ़्तार किया गया था तब भी वो खुश थे, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था। और जब अभी हायरिंग हो रहा था तब भी गए थे। और अभी जो बीच में एक निताशा अग्रवाल ने शायद उनको रिहा किया गया था, उनके घर में किसी की डेथ हुई थी, तो जब वो जेल में गई थी तो जेल में जाने से पहले एक बार इनकलाब का नारा लगा के गई थी।
जेल में जाने से पहले इनकलाब का नारा लगाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि वो बात सच है और वो हक पर है। और जब अर्नब गोस्वामी की बात करते हैं तो जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो गिरफ्तारी से पहले ही उनकी हालत ख़राब हो गई थी। जैसे घर में लोगों उन्हीं की मैयत निकलने वाली थी, ज़बरदस्ती उनको पकड़ के ले जाया गया था और 5 दिन के अंदर में तो हालत ऐसी ख़राब हो गई कि जैसे लगा कि 2-4 दिन और रुका वहीं मर जाएगा वो। अच्छा, तो एक सवाल और ये पूछना चाहेंगे कि देश किस तरफ है? लॉकडाउन है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, हिंदू मुसलमान से तो बाद में मरेंगे, भूखमरी से मर रहे हैं, मगर अमित शाह आते हैं, नया नोटिफिकेशन सुना देते हैं, अमित शाह आते हैं, नया नोटिफिकेशन बता देते, तो देश किस तरफ चल रहा है? देश कहाँ चला गया है? देश तो अभी गुमराही में चला गया है। जब हिंदुस्तान में कोरोना बढ़ता है तो इलेक्शन होता है, अमित शाह रैली पे रैली करते हैं, हज़ारों हज़ार की तादाद में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब अकेला में नोटिफिकेशन सुनाते हैं तो 5 आदमी के बीच में नोटिफिकेशन सुनाते हैं। कोरोना वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन जब 50,000 की मजमा जहाँ पे लगता है वहाँ पे कोरोना नहीं होता। और 5 लोग जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे कोरोना हो जाएगा, इसलिए लोग दूर दूर बैठ के वहाँ पे नोटिफिकेशन का वो तैयार करते हैं, पैनल तैयार करते हैं। हाँ, 50,000 का मजमा जमा करते हैं और बोलते हैं मेरी सरकार बनाओ, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे। मतलब 2014 से उनकी सरकार है, कुछ किया नहीं है, लेकिन हर जगह वादा करते रहते हैं। और जब हिंदुस्तान में कोरोना बढ़ता है तो ये दोनों चले जाते हैं, नींद की गोली खा के कहीं पे सो जाते हैं जा कर के। और जब हिंदुस्तान में कोरोना का ग्राफ गिरने लगता है, जहाँ जहाँ की इलाकाई सरकार जो होती है वो उस पर मेहनत करती है, केस को कम करती है, जब केस ख़त्म होने लगता है तब ये लोग आते हैं, एक तो इंटरव्यू देते हैं कि आप इतना दिन के बाद ये करना है, और अमित शाह आएंगे बोलेंगे आप सिटीजनशिप जो है आप इसको दूसरे तरीके से लागू करते हैं। इन लोगों का काम ही यही है, देश की तरक्की, देश के फ़ायदा के लिए कोई भी काम इन लोगों को नहीं आता है। चीज़ बता रहे हैं, आप लोग भी CNRC में शामिल थे, ये पूछना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन का माहौल है, लोग जो है बाहर निकलकर भीड़ लगाकर तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो क्या ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो फिर से पूरा देश इकट्ठा होकर क्या इन फैसिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आपके अनुसार क्या लड़ाई शुरू होगी? लड़ाई तो जारी है, अभी भी लड़ाई कल भी जारी थी, आज भी जारी है और कल भी जारी रहेगी। तो आप लोगों तो कुछ कर नहीं पाए? लॉकडाउन का वजह है वो मरकज़ ने और यहाँ की जो रियासती हुकूमत है, इन लोगों ने जो गाइडलाइन दिया है उसकी वजह से हम लोग नहीं लगा सकते हैं, मजमा नहीं लगाते। और ये सरकार की क्या है कि ये हम लोगों का खुद का है कि अगर हम लोग मजमा लगाएंगे तो खुद तो लोग कोरोना केसेस में आएंगे, तो इससे बचाव के लिए घर में ही रहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जब हिंदुस्तान अपनी बेहतर हालत पे आ जाएगा तो फिर हम लोग इसके लिए आवाज़ लगाएंगे और फिर खड़े रहेंगे। ये काला कानून हमेशा नहीं मानते थे, कल भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते और कल भी नहीं मानेंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि अभी तो पूरा देश भर में लॉकडाउन है, लोग जो है भुखमरी से मर रहे हैं, बीजेपी आती है कहती है कि रैली में शामिल होइए, कोरोना चला जाएगा, तो सवाल ये है कि क्या अब जो जिस तरह से आसिफ निकला, आसिफ ने कहा कि भाई हम लड़ेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे और जो भी दिवंगना थी, नताशा थी, उन लोगों ने कहा कि लड़ाई जारी रहेगी, तो क्या ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप लोगों का जो आंदोलन है, स्टूडेंट आंदोलन या किसान आंदोलन, फिर से शुरू हो जाएगा? किसान आंदोलन आज भी जारी है। कोरोना की वजह से आज वहाँ पे तादाद कम है, अच्छा, लेकिन सभी बॉर्डरों पे आज भी लोग डटे हुए हैं। बरसात तूफानों के बीच सब कुछ उजड़ जा रहा है, फिर भी लोग आज वहाँ डटे हुए हैं। जो लोग आप जाकर देखिएगा वहाँ पे इन 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई आज भी जारी है। NRC की जहाँ तक बात है, CA, NPR और NRC, इसको लेकर ऑल बंगाल एंटी NRC सिटीज़न कमेटी की तरफ से आज 18 और 19 2 दिन ऑनलाइन मूवमेंट है। PM को एक डेपुटेशन दिया जा रहा है जहाँ पे ऑनलाइन सिग्नेचर किया जा रहा है इसके खिलाफ कि आप जो ये नोटिफिकेशन लाए हैं ये आवाम के खिलाफ है। इसके साथ ही साथ लड़ाई पहले भी जारी थी, आज भी जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। लड़ते रहिएगा। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। तो सवाल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के बेल के ऊपर जिस तरह से चैलेंज किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस लग रहा है कि जिस तरह से जामिया के बच्चों के साथ दिल्ली पुलिस, जामिया, फिर उसके बाद जो है ओखला की पुलिस ने जिस तरह से बर्बरियत किया था और CCTV में सारी चीज़ें, सारी फुटेज सामने आ गए थे, किस तरह के जामिया के बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लाठियाँ चलाई जा रही, कैंपस में घुस के उनको मारा गया। अब सवाल ये उठ गया है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दिया तो दिल्ली पुलिस को क्या आन पड़ी है कि दिल्ली पुलिस इस तरह से जो है बदला लेने के आड़ में लगी हुई है और उसके बाद जो है दूसरी तरफ पहुंच जाती है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे उनके जो भी बेल का चैलेंजिंग था वो बेल के चैलेंज को खारिज कर दिया है, मगर सवाल ये उठ गया क्या दिल्ली पुलिस ने कभी किसी इंसाफ, किसी मुलजिम को या किसी निर्दोष को इंसाफ दिलाने के लिए कभी ये पहल की है? ये सवाल ज़रूरी हो गया। वैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर से जो है स्टूडेंट और जो जितने भी किसान हैं वो कह रहे हैं कि फिर से वो आंदोलन पर बैठेंगे। अब सवाल ये उठ गया कि आंदोलन कितना मजबूत होगा और क्या ये सरकार को गिरा पाएंगे और क्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी बंगाल की तरह जो है उत्तर प्रदेश से उखड़ पाएगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।